वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिक कोड, है ना। मतलब यहाँ पर जो जेनेटिक कोड वर्ड है उसका मतलब है कि जब डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं, है ना, वो जब कहाँ जाती है, एमआरएनए में जाते हैं और एमआरएनए के बाद वह कहाँ पर जाते हैं, राइबोसोम में, और राइबोसोम में पहुँचने के बाद वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो सूचनाएं होती हैं जो एमआरएनए में जाते हैं, है ना, तो जब वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है तो वह एक कोड के रूप में सूचनाओं को जो टीआरएनए होता है वह एक कोड के रूप में डीएनए से सूचनाओं को एमआरएनए तक ले जाने का काम करता है ना। तो उसी को कहा जाता है अनुवांशिक कोड, यानी कि अनुवांशिक सूचनाओं को वह एक कोड के रूप में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यदि देखेंगे कि जो जेनेटिक कोड है तो इसको हिंदी में कहा जाता है अनुवंशिक कोड, है ना। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिक कोड कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए में ही क्या उपस्थित होता है, सूचनाएं उपस्थित होती हैं। अब इसी डीएनए से जब सूचनाएं हैं वो कहाँ जाती हैं, जैसे कि इनको अगली पीढ़ी में लक्षणों को निर्धारित करना है तो वो कौन करता है, तो डीएनए ही करता है। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो डीएनए होती हैं उसकी जो सूचनाएं होती हैं वह कोड के रूप में कहाँ जाती हैं, एमआरएनए में। मतलब वो डीएनए एमआरएनए का निर्माण करती है, आरएनए का निर्माण करती है। तो यहाँ से सूचनाओं को कौन ले जाता है, टीआरएनए ले जाता है ना। मतलब यहाँ पर जो एमिनो एसिड होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उसको कोड के रूप में वो टीआरएनए एमआरएनए में पहुँचा देते हैं। फिर यहाँ से जो सूचनाएं हैं फिर वो क्या होती हैं, एमआरएनए से फिर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, और जो भी सूचनाएं डीएनए देता है उसी प्रकार का प्रोटीन बनता है और जिसके अनुसार वही लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्रोटीन होती है वह कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन जो है वह 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना। कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख देती हूँ कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो अनुवांशिक कोड किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको जानेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। इसीलिए जब डीएनए से आरएनए का निर्माण किस तरीके से होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जब डीएनए से आरएनए का सबसे पहले निर्माण होता है तो आरएनए इस प्रकार के संरचना में होता है, जिसमें एक में होता है एक्सॉन, फिर होता है इंट्रॉन, फिर होता है एक्सॉन, है ना, फिर इंट्रॉन, इसी तरीके से फिर एक्सॉन होता है। तो ये क्या है, इधर 5 डेज और इधर 3 डेज। तो ये सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। फिर डीएनए से सबसे पहले जो आरएनए है तो उस यहाँ पर एमआरएनए का निर्माण होना है। तो यहाँ पर जो आरएनए बनता है वो एक्सॉन इंट्रॉन होता है। और यहाँ पर जो एक्सॉन वाला जो भाग रहता है वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और ये कैसे रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, तो यहाँ पर होता है स्प्लाइसिंग, है ना। स्प्लाइसिंग वर्ड आया था बीच में, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको आगे बताऊंगी। तो यही स्प्लाइसिंग होता है। कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग के दौरान जो इंट्रॉन होते हैं, है ना, जो निष्क्रिय होते हैं वो हट जाते हैं, और हटने के पश्चात एक दूसरा यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसमें इंट्रॉन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। स्प्लाइसिंग के दौरान इंट्रॉन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और सिर्फ क्या रह जाते हैं, एक्सॉन। यानी कि जितने एक्टिव जो एक्सॉन क्या है, एक्टिव होते हैं,
तो अब ये बना लेते हैं mRNA, ठीक है, इधर 5 डेज और इधर 3 डेज। तो इसको कहा जाता है, जब स्प्लाइसिंग के दौरान जो इंट्रॉन रहता है वो हटने के बाद जब केवल एक्सॉन ही जुड़ जाते हैं तब उसको कहा जाता है mRNA। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अब ये किस तरीके से होते हैं mRNA, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे mRNA का, तो जो RNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं, है ना, और वो कौन कौन से हैं, तो A, U, G और C, 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार RNA में पाया जाता है। अब हमको यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन के निर्माण के लिए तो 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता है, और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही नाइट्रोजिनस क्षार हैं, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे कि अभी मैं यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसको बता रही हूँ मैं, है ना। उसके बाद आनुवांशिक कोड को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जब डीएनए से, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो वो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद इसमें स्प्लाइसिंग होता है जिसके दौरान इंट्रॉन हट जाते हैं और केवल एक्सॉन ही बचते हैं, तो ये क्या होते हैं, एमआरएनए कहलाते हैं। और फिर यही एमआरएनए में फिर क्या होता है कि ये कोड करते हैं अमीनो एसिड को और प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जैसे कि एमआरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षार पाए जाते हैं जिसको हम जानते हैं A, U, G और C। तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजिनस क्षार हैं C, A, U, G, C, G, A, U, C, G, U, A। इस तरीक़ा से जैसे कि 4 प्रकार के यहाँ पर नाइट्रोजिनस क्षार आपको दिखाई दे रहा है और वो इस तरीके से अरेंजमेंट है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि A के बाद U ही आए, U के बाद G ही आए, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको केवल एक समझाने के लिए बताया है। तो इस तरीक़ा से जैसे कि एमआरएनए में नाइट्रोजिनस क्षार यहाँ पर उपस्थित है। अब डीएनए से, है ना, यहाँ पर जो डीएनए दिख रहा है तो आपको आरएनए के प्रकार में बताया गया था कि 3 प्रकार के होते हैं करके, है ना। सबसे पहले एमआरएनए, फिर था टीआरएनए और आरआरएनए। तो उसका क्रिया भी बताया गया था कि कौन कौन से वो कार्य करते हैं। तो सूचनाओं को डीएनए से, है ना, एमआरएनए में कौन लेके आता है, टीआरएनए लाता है। तो टीआरएनए जब आता है तो उसकी संरचना कैसी होती है, तो उसकी संरचना इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है ना। ये क्या कहलाता है, टीआरएनए कहलाता है। यही क्या करता है, एमिनो एसिड को लेकर आता है एमआरएनए के पास, है ना, और इसके पास एंटीकोडॉन होते हैं। और हमेशा जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपल बनते हैं, है ना। तो जैसे कि 3 के उसमें बनते हैं ये, है ना, ये तीन एक कोड, 3 नाइट्रोजिनस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडान बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि, अब मैं यहाँ पर आनुवांशिक कोड को बताती हूँ। आनुवांशिक कोड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आनुवांशिक कोड क्या होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 3 नाइट्रोजिनस क्षार या 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर, 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर क्या बनता है, एक कोडान बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएनए के पास 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, उसमें से जो 3 नाइट्रोजिनस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडान बनाते हैं, उसी को कहा जाता है आनुवांशिक कोड। तो यहाँ पर जैसे 3 का क्या बन गया, एक कोडान बन गया। अब डीएनए से सूचनाओं को कौन लेकर आता है, टीआरएनए लेकर आता है, और इसके पास क्या होता है, एंटीकोडान होता है। जैसे यहाँ पर AUG है तो AUG का एंटीकोडान क्या होगा, A का क्या होगा, U होगा।
तो जैसे कि टीआरएनए, और हमेशा आप ये याद रखिएगा कि जो अनुवांशिक कोड में जैसे कि 3 नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बने होते हैं, तो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे ले लेंगे AUG, CUG, है ना, GUC, UAA। तो इस तरीक़ा से वो क्या बनता है, कोडान बनते हैं, और 3 नाइट्रोजनस क्षार आपस में मिलकर कोडान बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपलेट कोड कहते हैं, है ना। क्या बोला जाता है इसको, ट्रिपलेट कोड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि ट्रिपलेट कोड्स क्या है करके, तो आप क्या लिखेंगे कि वही है। इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने। इस ट्रिपल कोडान को दिया था 1954 में, इसको बताया गया था, है ना। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने ये मतलब निष्कर्ष निकाला कि 3 कोडान आपस में मिलकर, 3 नाइट्रोजनस क्षार आपस में मिलकर एक कोडान बनाते हैं, और उसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रिपलेट कोड, क्योंकि ये 3 नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बने होते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने किया था 1954 में। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 3 नाइट्रोजनस क्षार आपस में मिलकर ट्रिपलेट कोडान या कोड का निर्माण करते हैं करके, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टीआरएनए है वो क्या करता है, एमिनो एसिड को लेकर आता है, और क्या होता है कि यदि उसके एंटीकोडॉन यहाँ पर आकर फिट हो जाते हैं, है ना, तो एक एमिनो अम्ल को वो लाकर यहाँ पर छोड़ देता है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ट्रिपलेट कोडान होते हैं उसमें से अब यहाँ पर 3 का कोड बन रहा है, और प्रोटीन बनने के लिए कितने की आवश्यकता होती है, 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 3 अक्षर वाले जेनेटिक कोड, है ना, 64 कोडान का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखना कि नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, 4 हैं, और कोड कितने का बन रहा है, 3 आपस में मिलकर एक कोडान बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का ट्रिपलेट कितना होगा, 64 होगा, ठीक। यहाँ पर 4 नाइट्रोजनस क्षार से क्या करना है, 64 एमिनो एसिड यानी कि 64 कोड तैयार होते हैं, है ना। वो किस तरीक़े से, तो 4 का गुणा 3 बार करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो ऐसे करके 4 नाइट्रोजनस क्षार ट्रिपलेट अगर फॉर्म में होते हैं तो 64 कोडान यहाँ पर बनते हैं, जिसमें से 61 जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना। जो 61 कोड बनते हैं 3 के फॉर्म में 61 कोड बनते हैं, वो सभी एक्टिव होते हैं, और 3 जो बचते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं, यानी कि वो रोकने का काम करता है। और कौन कौन सा वो 3 है, तो आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा वो तीनों नाम को, UAA, UAG और UGA। यदि इस आरएनए के फॉर्म में यदि कहीं पर भी ये तीनों में से अगर कोई एक भी आ जाता है तो प्रोटीन निर्माण वहीं पर रुक जाता है। और यहाँ पर जो शुरुआत कौन से कोडान से होती है ना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि स्टार्ट कोडान कौन सा होता है, तो स्टार्ट कोडान होता है AUG, है ना। अब जैसे कि आप इसको समझ लिए हो कि 4 नाइट्रोजनस क्षार से ट्रिपल फॉर्म में 64 कोड बनते हैं, जिसमें से 61 एक्टिव होता है और 3 जो स्टॉप कोडान होते हैं, और वो तीनों ये हैं। तो यदि ये अगर अब इस डायग्राम को आप देखिए कि यहाँ पर जैसे कि C है, तो यहाँ से तो प्रोटीन निर्माण शुरू नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए AUG, यानी कि जहाँ पर भी AUG 3 फॉर्म में है, यानी कि ट्रिपल एक कोडान है, वहीं से प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है ना। और जो टीआरएनए होता है वो एमिनो एसिड को लेकर आता है, और यदि उसके पास एंटी कोडान है तो वो यहाँ पर आएगा और इस तरीके से वह क्या करेगा, कोड करेगा, है ना। ये क्या है, टीआरएनए है, और यदि इसके पास कौन कौन सा एंटी कोडान होगा, U, A और C, UAC, है ना। यदि उसके पास ये एंटीकोडॉन है तो वो तुरंत AUG के पास आएगा, और इनसे आपस में मिलने के बाद जो भी एमिनो एसिड को वो लेकर आया है, तो जैसे कि AUG लाया है तो ये किसको कोड करता है, तो ये मैथ्योनिन को कोड करता है ना।
मेथोनिन एमिनो एसिड को यह कोट करता है। तो वो अगर इनका जो एंटी कोडन आपस में यदि मिल जाता है तो यहाँ पर वो एमिनो एसिड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। ऐसे करते करते 20 एमिनो एसिड अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीक़ा से होता है। अब AUG से प्रोटीन निर्माण शुरू हो चुका है। अब ये tRNA क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को लेकर आया और यदि इनके एंटी कोडन आपस में मिल गए, यहाँ पर मिल भी गया तो ये एमिनो एसिड जुड़ गया। अब फिर से दूसरा tRNA आएगा, है ना, और यदि उसके पास एंटी कोडन यहाँ पर क्या है, CGA है, तो tRNA के पास एंटी कोडन क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। अब देखो फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से tRNA आएगा और उसके पास कौन सा एंटी कोडन होना चाहिए, तो C के साथ कौन सा हमेशा क्या जुड़ता है, G जुड़ता है। G के साथ C जुड़ता है और A के साथ U जुड़ता है। अब यदि वो tRNA GCU है ना, ये अगर उसके पास एंटी कोडन है वो आएगा और तुरंत CGA है ना, यहाँ पर वो आता है तो पता लगा के जाता है कि यहाँ पर क्या है, उस हिसाब से वो एंटी कोडन लेकर आता है और यहाँ पर यदि वो जुड़ गया तो यहाँ पर फिर से एक एमिनो एसिड आ जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर से जो भी एमिनो एसिड होगा वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से वो एक एमिनो एसिड लेकर आया और यदि आपस में एंटी कोडन उससे मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं और एमिनो एसिड यहाँ पर आपस में जुड़कर, तो जैसे ही दूसरा एमिनो एसिड जुड़ता है तो पहला tRNA क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और ये दोनों एमिनो एसिड क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं और इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको, एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब फिर अगला tRNA आएगा, है ना, एमिनो एसिड को लेकर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, UCG। तो जो अगला tRNA आएगा, अगला tRNA जो भी एमिनो एसिड को यदि लेकर आया है वो, है ना, जो भी एमिनो एसिड को वो लेकर आया है, अब यदि उसका एंटी कोडन क्या है, A, G और C है, तो वो तुरंत इस UCG कोड के साथ क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद इसका एमिनो एसिड यहाँ पर रुक जाएंगे, मतलब एमिनो एसिड को ही ये जोड़ने का काम करते हैं। तो ये tRNA तुरंत हट जाएगा। हटने के बाद इस एमिनो एसिड से फिर से ये वाला एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कौन से बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो ऐसे करके ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, UAA आ गया। मतलब UAA यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टॉप कोडन है। तो अब UAA के साथ कोई भी कोडन क्या नहीं करते हैं, एमिनो एसिड को नहीं जोड़ते हैं, है ना, ये स्टॉप कोडन होता है। मतलब यहीं पर जैसे ही UAA आ गया, यानी कि इस एमिनो एसिड का जुड़ना बंद हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और जितना भी एमिनो एसिड जुड़ा होता है उतना ही प्रोटीन बन पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन का निर्माण निरंतर होते रहता है ना। उसके बाद फिर से स्टार्ट कब होगा, जब अगले राउंड में AUG जो नाइट्रोजनस क्षार यदि अगले क्रम में है तो फिर से प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है और फिर से यदि इन तीनों में से कोई एक कोडन अगर मिल जाता है तो फिर से वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण निरंतर चलते रहते हैं, है ना। तो अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये मेन है ना, कि शुरुआत कहाँ से होती है, AUG कोडन से और स्टॉप कोडन, ये तीनों है करके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से 64 कोडन बनते हैं करके। तो इस तरीक़ा से ये स्क्वायर होता है ना। अब इसमें कितने कोडन बनेंगे, तो 64 प्रकार के कोडन बनते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार से, 4 नाइट्रोजन क्षार से। और वो कौन कौन से हैं, तो U, C, A और G। उसी तरीक़ा से इधर भी हम लिख लेंगे, है ना, U, C, A, G। और इधर लिखेंगे, इधर कैसे लिखेंगे, तो इधर प्रत्येक डिब्बों में लिखेंगे U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, A, G, जी। तो इस तरीक़ा से अब यहाँ पर किस तरीक़ा से 64 प्रकार के कोडन बनेंगे उसको आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि देखिए अब कैसे बनते हैं, है ना। इसको ट्रिपलेट कोडन कहा जाता है। तो देखिए इसका U, ये वाला U
और इधर से लेंगे U, बन गया एक कोडान। अब फिर से इसका U लेंगे, फिर ये वाला U लेंगे और इधर का क्या लेंगे, C को लेंगे, ये दूसरा कोडान बन गया। फिर इसका U लेंगे, इसका U लेंगे और इसका क्या लेंगे, A को लेंगे, तीसरा कोडान बन गया। फिर इसका U, ये वाला U और इधर का लास्ट G को लेंगे। तो इस प्रकार से एक डिब्बे में कितने कोडान बने, 4 कोडान बने। उसी प्रकार से इस जो 16 डिब्बों है ना, 16 डिब्बा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसमें प्रत्येक में 4-4 कोडान बनते हैं। इस प्रकार से 16 चौक क्या हो जाता है, 64 कोडान यहाँ पर बनते हैं, जिसमें से 61 एक्टिव होता है जो प्रोटीन निर्माण करते हैं, और इसमें से जो 3 होता है वो क्या होता है, स्टॉप कोडान, है ना। यानी कि अगर ये तीनों आ जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है। तो इसी तरीका से यहाँ पर पूरा निर्माण होगा। अब अगर दूसरा हम देखेंगे कि इसका U, इसका C और इसका U, फिर ये U, C और C, U, C और इसका हम ले लेंगे A, फिर U, C और इसका G, फिर यहाँ पर 4 बन गया। तो आप यहाँ पर ये देख लेना कि इसका नाम क्या होता है करके, है ना। तो जो UUU और UC है, इन दोनों, ये जो 2 कोडान हैं वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो ये करते हैं फिनाइल एलानिन को। किसको करते हैं, फिनाइल एला, ठीक है। तो ये दोनों कोडान, देखिए कोडान 2 है लेकिन ये दोनों किसको कोड करते हैं, एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं और उस एमिनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। उसी प्रकार से जो UUA है और UUG, ये दोनों करते हैं कौन से एमिनो एसिड को कोड करते हैं, तो ये करते हैं ल्यूसीन को। किसको करते हैं, ल्यूसीन को कोड करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कोडान होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते जाते हैं, और प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है ना। और हमारे पास कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4। इसलिए इस कोडान के माध्यम से बहुत सारे क्या बोलते हैं, कोड बन जाते हैं और वो फिर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। उसी प्रकार से यदि इसको देखेंगे तो ये जो चारों कोडान है वो एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है और उसका नाम है सेरीन। क्या नाम है उसका, सेरीन नाम है। तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, कोड बनते हैं, जिसको हम आगे अभी और देखते हैं। तो इस तरीका से ये 64 कोडान तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देख लिए हैं कि ये जो कोड है वो फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ये वाले जो कोडान होते हैं वो ल्यूसीन को, उसी तरीके से ये चारों कोडान सेरीन को करते हैं, है ना। और ये जो 2 कोडान है वो किसको करते हैं, तो ये करते हैं टायरोसिन को, टायरोसिन नामक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आया है, UAA और UAG आया है, जिसको बताया गया था कि ये जो दोनों कोडान है वो क्या है, स्टॉप कोडान है ना। क्या कोडान है, स्टॉप कोडान है। यानी कि अगर ये दोनों आ जाते हैं तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाता है करके। तो इसी तरीक़ा से सभी कोडान का अलग अलग एमिनो एसिड के द्वारा ये सब कोड होते हैं, उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल 64 कोडान तैयार हो चुके हैं, और कौन कौन से कोडान किस किस एमिनो एसिड को कोड करते हैं वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से कोडान किस किस एमिनो एसिड को कोड करते हैं करके। यहाँ पर जनरली तो ये पूछा नहीं जाता है कि कौन, पूरा को नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो शुरुआत कोडान होते हैं, है ना, वो कौन से एमिनो एसिड को कोड करते हैं और स्टॉप कोडान कौन सा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान देना है कि जो AUG है ये क्या है, स्टार्ट कोडान होता है ना, यहीं से प्रोटीन संश्लेषण शुरू होता है। तो ये कौन से एमिनो एसिड को कोड करता है, मैथियोनिन को। तो आपको मैथियोनिन याद करना है। और आपको स्टॉप कोडान, कौन कौन से स्टॉप कोडान है, UAA, UAG
और UGA, तो ये तीनों जो है उसको आप याद रखिए। तो यहाँ पर बस यही है याद रखने के लिए, जनरली बाकी कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो इस तरीक़े से ये 64 अमीनो एसिड जो है बनते हैं और 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम इस अनुवांशिक कोड के लक्षण देख लेते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं करके, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण ये हो जाएगा कि जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो 3 नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो UUU, कहाँ पर आपको ट्रिपल U दिख रहा होगा कि ये वाला UUU, तो UU कोडान सभी जीवों में केवल और केवल फिनाइल एलानीन को ही कोड करेंगे, कोई और अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। यानी कि जो ये कोडान होते हैं वो क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी जीवों में एक ही तरीका के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। जिस तरीका से अगर AUG किसको कोड करता है, मेथोनिन को कोड करता है, तो वो सभी जंतुओं में AUG ही मेथोनिन को कोड करेगा। तो इस तरीका से जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल होते हैं। एक और बात है यहाँ पर कि एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना। जैसे कि अगर UCU है, वो किसको कोड कर रहा है, सेरीन को कर रहा है, तो वो केवल सेरीन को ही करेगा, किसी दूसरे टायरोसिन को कोड नहीं करेगा। तो इस तरीक़ा से ये क्या है, एक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। और यहाँ पर और क्या लक्षण हो सकते हैं कि एक से अधिक कोडान, है ना, एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चारों कोडान क्या है, ट्रेओनिन को कर रहे हैं, थ्रियोनिन को कर रहे हैं, ये चारों प्रोलीन को कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं और एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, है ना। और जो कोडान होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अभी देखते हैं। जैसे पहला लक्षण लिख दिया गया है कि ट्रिपलेट कोड, यानी कि जो अनुवांशिक कोड है उसका पहला लक्षण क्या है, ट्रिपलेट कोड, यानी कि यह 3 नाइट्रोजनस क्षार से मिलकर बने होते हैं, है ना। दूसरा लक्षण देखते हैं। जैसे कि दूसरा है स्टार्ट सिग्नल, यानी कि कौन सा कोड शुरू करता है, तो AUG को क्या कहा जाता है, स्टार्ट कोडान कहते हैं। और इसी कोडान से ही प्रोटीन निर्माण शुरू होता है। यदि mRNA में यह कोड AUG अगर है तो यहीं से प्रोटीन निर्माण शुरू होता है ना। इसी तरीका से तीसरा है स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल, तो स्टॉप सिग्नल आपको बताया गया है कि कौन कौन सा होता है करके, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सा होता है भाई, तो जैसे कि UGA, UAA और UAG, तो ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडान है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण को रोक देते हैं, प्रोटीन निर्माण को रोक देते हैं। तो ये भी क्या है, अनुवांशिक कोड का लक्षण है। फिर अगला लक्षण है नॉन एम्बिगियस कोडान, यानी कि असंदिग्ध कोडान। इसको क्या बोलते हैं, असंदिग्ध कोडान। असंदिग्ध कोडान क्या है, तो ये एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, है ना। जैसे कि अगर GAG है तो वो केवल ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा, ना कि ग्लाइसिन को, ठीक है। तो एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। फिर अगला कैरेक्टर क्या हो सकता है, डीजेनरेसी कोडान, यानी कि डीजेनरेसी का मतलब है कि एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला था कि एक कोडान हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो इन दोनों में आपको अंतर याद रखना पड़ेगा कि जो एक कोडान होगा वो उस समय केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है UUU, UUC, तो ये दोनों कोडान किसको करते हैं, फिनाइल एलानीन,
है ना। यानी कि देखिए अब ये दोनों कोडान यानी कि एक से अधिक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना। ये दोनों फिनाइलएलानिन को कोड कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से ये जो कोडान होते हैं तो वो क्या होते हैं, डीजेनरेसिव कोडान भी कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से था यह आनुवांशिक कोड। तो इसमें 4 नाइट्रोजिनस क्षार आपस में मिलकर 64 प्रकार के कोडान बनाते हैं, जिसमें से 61 एक्टिव होता है और 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं, है ना। शुरुआत हमेशा AUG कोडान से होती है और जो UAA, UAG और UGA कोडान है वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। तो DNA से जब mRNA का निर्माण होता है तो सूचनाएं उसमें जाती हैं तो हमेशा कोडान के रूप में ही जाती हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।